नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है यूपीएसआई का और यूपीएसआई के अंतर्गत जो आपका सिलेबस दिया है उसमें टॉपिक है संसदीय व्यवस्था। और संसदीय व्यवस्था का ये पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 पीवाई की समाप्त हो चुका है। ये पार्ट 2 पीवाई क्यू हम करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर है वो कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, लोकसभा के अध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष हो, इन सभी के जो वेतन भत्ते हैं ये भारत के समेकित कोष से लिए जाते हैं। किससे? भारत के समेकित कोष से लिए जाते हैं। भारत का जो समेकित कोष होता है वो ऐसा कोष होता है जहाँ पर राजस्व, ताज़ा ऋण और ऋण के पुनर्भुगतान आदि के रूप में भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जाती है। हुआ क्लियर? पर ये ध्यान रखना कि धन जो समेकित धन होता है संसद के अनुमोदन से ही इस कोष से खर्च किया जा सकता है। संसद के अनुमोदन प्राप्त करना होता है इस कोष से, अगर हमको धन खर्च करना है तो। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, एक निधि होती है, उस निधि का नाम है आकस्मिक निधि। क्या नाम है? आकस्मिक निधि, ठीक है। इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 267 यानी कि 267 में उल्लेखित किया गया है। और ये जो निधि होती है, कौन सी? आकस्मिक निधि जो होती है, इसमें राष्ट्रपति और कार्यपालिका के ये अधीन होती है। ध्यान रखो, ठीक है। तो ये आपको ये वाला आर्टिकल याद होना चाहिए। ये आर्टिकल कई वनडे एग्जाम में पूछ चुका है। वह क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत की समेकित कोष। वह क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वह क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और खालिस्तान शामिल होती है। ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो भारत की जो संसद होती है वो किन किन से मिलकर बनी होती है। तो उसमें ध्यान रखना, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद का जो सत्र होता है पहला, उसे वो बुलाता है। हुआ क्लियर? और जो संयुक्त अधिवेशन भी होगा उससे भी अधिकार बुलाने किसे है? वो राष्ट्रपति को है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो लोकसभा है उसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में दिया गया है, और जो राज्यसभा है उसका जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में दिया है। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो लोकसभा है, लोकसभा के जो अधिकतम संख्या होती कितनी होती है? वो होती है 552 होती है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 543 है। कितनी है? 543 है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इसके पहले कितनी थी वर्तमान में? वो थी 545। कितनी थी? 545 थी। अब यहाँ से यहाँ पे 2 का अंतर आया है, ठीक है। 2 का अंतर क्यों आया है? क्योंकि 104वां संविधान संशोधन हो चुका है। कब हो चुका है? ये 2019 को हो चुका है, ठीक है। इसीलिए 2020 को जो एंग्लो इंडियन सीट थी उसे हटा दिया गया है इस संशोधन के माध्यम से। इसलिए वर्तमान में जो सीट है वो कितनी बची है? वो 543 बची है, क्योंकि 2 सीट हटा दी गई है 104वें संविधान संशोधन में 2019 में। हुआ क्लियर? तो 2020 से वर्तमान में 543 सीट है। अब 543 में जो 530 है, ये सीट जो है राज्यों से चुने जाते हैं। अब बस्ती कितनी है इसमें? 13 बस्ती है, ठीक है। जो 13 है, 13 सीट जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 552। हुआ क्लियर? इसके पहले कितनी थी? तो वो थी 545। लेकिन 2019 में 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2 एंग्लो इंडियन सीट हटा दी गई
इसलिए वर्तमान में 543 सीट है और 543 में जो 13 है वो है यूटी की और जो 530 है ये राज्यों से चुने जाते हैं। हुआ क्लियर? अब बात आती है किसकी? राज्यसभा की। तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है सदस्यों की वो है 550 यानी 250 सीट है। ठीक है, इसमें से वर्तमान में कितनी है? वो है 245 सीट। इसमें से जो 233 सदस्य हैं ये क्या राज्यों से चुने जाते हैं। ठीक है, अब बचते कितने हैं? वो बचते हैं 12। 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं। किससे? खेल से, विज्ञान से, साहित्य से, संगीत से। ठीक है, ये जो इनमें जो विशेषज्ञ होते हैं उनको राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। हुआ क्लियर? अब जो 233 सीट है इसमें से जो है 229 सीट जो है ये आते हैं राज्यों से। अब बचते हैं कितने? 4। 4 जो है यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। हुआ क्लियर? तो ये था आपका लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, हुआ क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा मिलकर भारत की संसद का निर्माण करते हैं। हुआ क्लियर? तो आपको यहाँ पे पूरे जो एस्पेक्ट होंगे ये क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? तो ध्यान रखना, भारत का जो परिसीमन आयोग है, ये परिसीमन का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया को हम परिसीमन कहते हैं। हुआ क्लियर? और ये परिसीमन का कार्य है ये एक उच्च अधिकारी को सौंपा जाता है। भारत में ऐसे परिसीमन आयोग का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत अभी तक 4 परिसीमन बना चुके हैं। कितने? 4 परिसीमन बन चुका है। ठीक है, पहला कब बना है? 1952 में, फिर बना है 1962 में, फिर बना है 1972 में, फिर 2002 में परिसीमन बन चुका है। ठीक है, ऐसे 4 परिसीमन बन चुके हैं। तो यहाँ क्वेश्चन करा है उसने कि पहला परिसीमन आयोग कब गठित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा, पहला जो परिसीमन आयोग है ये 1952 में गठित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन किया जाता है कि जो परिसीमन आयोग है ये किसके द्वारा गठित होता है, तो ये भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा इसका गठन होता है। किसका? परिसीमन आयोग का। एक आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल है आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 के तहत संसद जो है प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। इसके बाद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। ठीक है, और ये किसके तहत बनाती है? ये बनाती है आर्टिकल 82 के तहत। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो 82 है आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? यहाँ पे आप ध्यान रखना, गौर करना, यहाँ पूछा है अधिकतम। कितनी पूछा है? अधिकतम पूछा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, अधिकतम, वर्तमान, अधिकतम और इसके पहले, ये तीनों में जो क्वेश्चन आएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पूछा अधिकतम। ठीक है, तो ये आपको दिख रही है लोकसभा की तस्वीर। ठीक है, इसमें जो अधिकतम संख्या तय की गई है संविधान द्वारा वो है 552। ठीक है, वर्तमान में कितनी थी? वो थी 545 थी। लेकिन वर्तमान में पूछेगा आपसे तो वर्तमान में कितनी हो चुकी है? वर्तमान में हो चुकी है कितनी? 543 हो चुकी है। ठीक है, क्यों हो चुकी है? क्योंकि 2019 को कितना? 104वां संविधान संशोधन हो चुका है। ठीक है, इसके माध्यम से 2020 में 2 एंग्लो इंडियन सीट हटा दी गई है। किससे? भारत की लोकसभा से। तो जो 45 थी इसमें से 2 माइनस कर दो तो बचती कितनी है? वो बचती है 243। इसलिए क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी है, तो उसका आंसर होगा 243। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अधिकतम पूछेगा तो उसका आंसर होगा 552। इसके पहले कितनी थी पूछेगा तो वो थी 245। क्यों थी? क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन सीट 2019 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दी गई है।
हुआ क्लियर। इसलिए वर्तमान में 243 सीट बची है। तो इसका आंसर हो जाएगा 552, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 जो है लोकसभा के बारे में उल्लेख करता है। और जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 उल्लेख करता है किसका, राज्यसभा के बारे में। और आर्टिकल है 79, आर्टिकल 79 जो है ये संसद के बारे में उल्लेख करता है। तो ये तीनों आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 79 यानी कि भारत की संसद, आर्टिकल 81 यानी कि भारत की लोकसभा, आर्टिकल 18 यानी आर्टिकल 80 यानी कि राज्यसभा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना जो लोकसभा है, ठीक है, तो ध्यान रखना जो संसद है, भारत की जो संसद है, संसद में जो है 4 प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं। कौन से विधेयक, 4 कौन से हैं, तो एक है उसमें से धन विधेयक, एक है वित्त विधेयक, एक है साधारण विधेयक, एक है संविधान संशोधन विधेयक। इस प्रकार से 4 जो है संसद में विधेयक पेश किए जाते हैं, जिसमें से जो धन विधेयक है, धन विधेयक का मतलब होता है कि यह वित्त विषय संबंधित है, जिसके अंतर्गत करारोपण, लोक व्यय आदि का इससे संबंध होता है। एक होता है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक यानी कि वित्तीय विषय के अलावा अन्य सभी विषयों से ये संबंधित विधेयक होता है। दूसरा होता है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक का मतलब होता है कि यह भी वित्त विषय संबंधित है, जिसमें धन विधेयक से ये भिन्न होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा होता है साधारण विधेयक, इसके अंतर्गत वित्तीय विषय के अलावा अन्य सभी जो विषय से संबंधित विधेयक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साधारण विधेयक। हुआ क्लियर। एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक जो है संविधान के जो उपबंध होते हैं उसमें संशोधन से संबंधित होता है, उसे कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। इस प्रकार से जो भारतीय संसद है उसमें 4 प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने क्वेश्चन किया है कि किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया गया एक विधेयक क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया गया एक विधेयक जो है ये निजी, कौन सा, निजी विधेयक कहलाता है। तो ध्यान रखना, ऐसा विधेयक जो है प्राइवेट बिल या निजी विधेयक कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है। तो ध्यान रखना, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके जो सदस्य होंगे उनकी जो सेवा शर्तें हैं ये भारत का राष्ट्रपति तय करता है। तो उसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो है 315 से लेकर 223। हुआ क्लियर। और जो आर्टिकल 315 है इसके तहत जो है संसद संघ और राज्य के लिए अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का उसे अधिकार है। और आर्टिकल 315 के तहत ही संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी है। हुआ क्लियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए 315। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो आपको मिनिमम कितनी एज होना चाहिए आपकी। तो इसके लिए जो मिनिमम एज है वो होना चाहिए 30। कितनी होना चाहिए, वो होना चाहिए 30। ठीक है। उसी प्रकार अगर लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो उसके लिए जो मिनिमम एज है वो है 25। ठीक है। और जो राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम एज है 35 है। हुआ क्लियर। और इसी प्रकार जो है राज्य विधान सभा, ठीक है, जो राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 25। हुआ क्लियर।
और विधान जो परिषद होते हैं उसके जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 30 होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 30 होना चाहिए, यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद के 30, लोकसभा विधानसभा के लिए 25, राष्ट्रपति के लिए 35। ठीक है, ये सभी आयु आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ से करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो है ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो इसका आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के पास ही यह अधिकार होता है। हुआ क्लियर? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस याद रखना, यहाँ पर एक छोटा सा अंतर ये है कि जो संयुक्त बैठक होगी उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक, लेकिन जो संयुक्त बैठक होती है इसका उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल याद रखना आप, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख है। संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? वो बुलाएगा राष्ट्रपति, पर संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होगी वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 आर्टिकल में किया गया है। हुआ क्लियर? ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखना, जो प्रथम राज्यसभा गठन जो है ये 1952 में हुआ था। ठीक है, संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा का सत्र आउट हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपको डेट याद होना चाहिए, वो है 13 मई 1952। ये डेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि इसके पहले जो सभापति थे वो देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और ये भी ध्यान रखना कि जो राज्यसभा है उसे प्रारंभ में काउंसिल ऑफ स्टेट नाम दिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी देश को एक सूत्र में पिरोना था। हुआ क्लियर? कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा का ओल्ड नाम क्या था या पुराना नाम क्या था, तो वो था काउंसिल ऑफ स्टेट। हुआ क्लियर? इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। हुआ क्लियर? अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, क्योंकि इसका इशू करंट में उठा हुआ था, इसलिए कमेंट करना कि रिसेंट में जो राज्यसभा के सभापति कौन है। सभापति वही होता है जो देश का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1952। हुआ क्लियर? और मैंने आपको बता चुका था कि राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है सदस्यों की वो है 250। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 245 है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि इसमें से 12 सदस्य जो हैं कला विज्ञान क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये संख्या पूछता है कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है कायमे राज्यसभा में, तो वो है, उनकी संख्या है 12, जो कला विज्ञान, ठीक है, खेल संस्कृति आदि से उनको मनोनीत करेगा। कहाँ पर? राज्यसभा में। क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी बिल आता है और उनका संबंध, उस बिल का संबंध जो है कला से है, विज्ञान से है, साहित्य से है, तो उनसे उनकी राय ली जाती है। वह क्लियर? इसलिए इनको मनोनीत किया जाता है हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए और लॉ को सही बनाने के लिए इनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, कितनी संख्या है? तो वो संख्या 12 है। ठीक है, कौन करता है? तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना। देखना, राज्यसभा का जो सभापति होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, परंतु राज्यसभा में जो 12 लोगों को मनोनीत करेगा वो भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करेगा मनोनीत और भारत का उपराष्ट्रपति उस सभा का अध्यक्ष होगा। किसका? राज्यसभा का। ये डिफरेंस याद रखना, वहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना। ये मत सोचना कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है,
तो मनोनीत भी वही करता होगा? बिल्कुल नहीं, मनोनीत करता है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये डिफरेंस को याद रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो ध्यान रखना, एक आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल है 352। 352 के तहत जो है राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है, ठीक है। यदि उसे लगता है कि देश में या देश के किसी हिस्से में या आंतरिक क्षेत्र में युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, क्या बोला मैंने? सशस्त्र विद्रोह, विद्रोह की आशंका है या खतरा है, तो वो आपातकाल लगाने का उसे अधिकार है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मैंने ये नाम क्यों लिखा है? ये नाम लिखने का पीछे कारण ये है क्योंकि ये जो नाम है, ये नाम जो है बाद में ऐड किया गया है हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 के अंतर्गत। कब किया गया है? तो ये किया गया है 1978 में किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था संविधान संशोधन कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो सशस्त्र विद्रोह है इसे शामिल किया गया था। वह क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो आपातकाल होता है उसमें आपके सारे मौलिक अधिकार जो है ये निलंबित हो जाते हैं। बस दो मौलिक अधिकार है। कौन सा? एक होता है आर्टिकल 20 और दूसरा है आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार को छोड़कर सभी जो मौलिक अधिकार है ये निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसे कौन से दो अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो निलंबित कभी नहीं होते? वो है आर्टिकल 20 का अधिकार, आर्टिकल 19 का मौलिक अधिकार। वह क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखना कि जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है क्या? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है राष्ट्रपति शासन लगता है। और वित्तीय आपातकाल जो है 360 के अंतर्गत लगता है। और जो राष्ट्रपति शासन जो है ये सर्वाधिक बार लगा है किसके काल में? वो लगा है इंदिरा गांधी के काल में, ठीक है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगा था 1962 में। कब? जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था तब भी कौन थी पीएम? वो थी इंदिरा गांधी पीएम थी। और वित्तीय आपातकाल जो है भारत में आज तक नहीं लगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को अधिकार है। ऑप्शन पी कहाँ दिख रहा है? ये गलत, आर नहीं है, पी क्यों नहीं है, पी आर नहीं है, ऑप्शन पी। ऑप्शन पी यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को ही आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है। हुआ क्लियर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति को अधिकार है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को खालिस्तान के समक्ष दायर किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। यानी कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के सामने ही ये याचिका पेश की जाएगी, ठीक है। राष्ट्रपति संबंधी कुछ आर्टिकल वो देख लीजिए। आर्टिकल 352 जो है ये राष्ट्रपति के पद की बात करता है। आर्टिकल 353 जो है ये कार्यपालिका की शक्ति की बात करता है। आर्टिकल 354 जो है निर्वाचन मंडल की बात करता है। आर्टिकल 355 जो है निर्वाचन पद्धति की बात करता है। आर्टिकल 356 जो है ये कार्यकाल की बात करता है। आर्टिकल 357 जो है ये पुनः निर्वाचन की बात करता है। आर्टिकल 58 जो है ये योग्यता की बात करता है। आर्टिकल 59 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें की बात करता है। आर्टिकल अनुच्छेद 60 जो है शपथ की बात करता है। और आर्टिकल 61 के माध्यम से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। हुआ क्लियर? कुछ आर्टिकल और है वो ध्यान रखना। एक आर्टिकल ध्यान रखना, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति को शक्ति देता है किसकी? क्षमादान की। क्षमादान की ये शक्ति देता है, ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल 108 के तहत जो है
राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और आर्टिकल 360 जो है ये वित्तीय आपात की बात करता है, और तीनों अधिकार किसे है, ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सारे आर्टिकल जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को खालिस्तान प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो ध्यान रखना, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल कौन सा है, 55। आर्टिकल 55 के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये होता है एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा चुना जाता है। इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित, क्या बोला यहाँ पे, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के मतदान का अधिकार नहीं होता। और बता चुका था मैंने आपको कि 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। इन्हें जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार बिल्कुल नहीं। तो यहाँ मैंने इसलिए लिखा है निर्वाचन, जिसका निर्वाचन होता है वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का उसे अधिकार होता है। जो मनोनीत हुआ है राज्यसभा में उसे अधिकार नहीं होता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार खालिस्तान को देता है। तो ध्यान रखना, भारत का जो महान्यवादी होता है उसका जो नियुक्ति होती, तो ध्यान रखना भारत का जो महान्यवादी होता है उसकी जो नियुक्ति का अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को है। किसे है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। और जो महान्यवादी होता है उसका उल्लेख जो है आर्टिकल 76 में किया गया है। और एक आर्टिकल रखना, आर्टिकल 88 के माध्यम से जो महान्यवादी होता है ये संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें ये भाग लेता है। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो महान्यवादी होता है, महान्यवादी का जो कार्यकाल होता है ये डिफाइन नहीं किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। हुआ क्लियर? ये डिटेल दी गई है, परंतु ये जो है इतना ही आपको याद रखना है। 2 फैक्ट याद रखना कि जो महान्यवादी होता है वो बनने के लिए आपको योग्यता होना चाहिए। योग्यता कैसी होना चाहिए? जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है वही योग्यता होनी चाहिए महान्यवादी बनने के लिए। तभी आपको राष्ट्रपति जो है महान्यवादी पद पर नियुक्त करेगा। हुआ क्लियर? दूसरी चीज़, महान्यवादी जो होता है ये सरकार का वकील होता है, और जो महान्यवादी होता है सरकार को विधिक सलाह भी देता है। ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद होना चाहिए महान्यवादी से। हुआ क्लियर? कल का जो PYQ लेक्चर हुआ है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था का पार्ट 1, उसमें अच्छे से बता चुका हूँ महान्यवादी के बारे में, उसे देख लेना। यहाँ बता दिया मैंने शॉर्ट में। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति को अधिकार होता है महान्यवादी की नियुक्ति का। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम संजीवन रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ठीक है। तो ध्यान रखना, नीलम संजीवन रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह बने थे। कौन थे? वो बने थे ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है। एक टॉपिक होगा राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति संबंधी इतने क्वेश्चन अब तक आ चुके होंगे, UPSC हो, PSC हो, UPSI हो, MPSI हो, MPSC हो, अदर स्टेट PSC हो, सभी के जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको लिया जाएगा। उसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति की पूरी कहानी बताया जाएगा। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे जो है आपका UPSI का जो लेक्चर है संसदीय व्यवस्था का पार्ट 2 PYQ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक्स। इसकी PDF आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं। गुड बाय।